नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं। भारत ने किया इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान। परियोजना में शामिल हुए G7 समूह के देश। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को मिलेगी चुनौती। G20 की बैठक में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हुआ लॉन्च। मिशन में सहयोगी बनेंगे अमेरिका और इटली। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देगा ये गठबंधन। NPCI ने NRI के लिए भुगतान प्रणाली को बनाया आसान। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कर पाएंगे लेन देन। पेमेंट के लिए UPI का प्रयोग भी हुआ संभव। केरल में निपाह वायरस ने बढ़ाई चिंता। 2 लोगों की हुई मौत। मलेशिया से फैला है ये वायरस। और G20 सम्मेलन में लिए गए स्वास्थ्य संबंधी फैसले। 3 प्राथमिकताओं के तहत होगी स्वास्थ्य की निगरानी। टीबी और एड्स जैसी बीमारियों पर भी तय होगी रणनीति। चलिए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दशक पहले स्थापित CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को पर्यावरण मंत्रालय को सौंप दिया। अब पर्यावरण मंत्रालय इस पर नियंत्रण रखेगा और इसके सदस्य को नामित करेगा। साथ ही इसकी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बदलाव सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। गौरतलब है कि 2002 में स्थापित और 2008 में पुनर्गठित CEC ने पर्यावरण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलाव के तहत CEC अब सुप्रीम कोर्ट की जगह पर्यावरण मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। मंत्रालय सभी CEC सदस्यों को खुद चुनेगा। इसमें न्यायालय की कोई भागीदारी नहीं होगी। न्यायालय अब समिति को वित्त पोषित नहीं करेगा। समिति में 2 NGO रखने का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब विशेषज्ञ समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। साथ ही समिति पर्यावरण मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगी। अगर CEC द्वारा किया गया कोई सुझाव या सिफारिश राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो सरकार को लिखित कारण बताना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नई CEC में 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष को पर्यावरण, वानिकी या वन्य जीव क्षेत्रों में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। सदस्य सचिव को सरकार में उप महानिरीक्षक या निदेशक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। इसे पर्यावरण, वानिकी या वन्य जीव मामलों में कम से कम 12 साल का अनुभव होना चाहिए। 3 विशेषज्ञ सदस्य पर्यावरण, वन और वन्य जीव क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। साथ ही इन्हें न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हालांकि समिति के पुनर्गठन का लक्ष्य इसे और अधिक कुशल बनाना है, लेकिन सरकार के पूर्ण नियंत्रण में इसकी स्वतंत्रता के बारे में सवाल बने हुए हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर को शुरुआत करने की घोषणा की। इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत पश्चिम एशिया और यूरोप तक सहज रूप से पहुंच बना पाएगा। इस कॉरिडोर में एक रेल लिंक के साथ साथ एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। इस परियोजना को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक हरित और डिजिटल पुल भी कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऊर्जा और डिजिटल संचार के क्षेत्र में शामिल देशों के बीच समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में भी मदद करेगी। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में भी सुधार संभव है। रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साझेदारी का हिस्सा है। इस परियोजना को G7 समूह भी फंडिंग कर रहा है, जिसका मकसद विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों में ऊर्जा उत्पादों के बीच अधिक व्यापार को सक्षम बनाना है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए इस गलियारे को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि इटली चीन के इस पहल का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में उसने इससे बाहर होने की बात कही है। उधर G20 के सफल आयोजन के बाद भारत ने SPC यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की शुरुआत की। सऊदी अरब के साथ इस परिषद की पहली बैठक हुई। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना साल 2019 में की गई थी।
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी ने ऐसी साझेदारी बनाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार एसपीसी के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग समिति और दूसरा है अर्थव्यवस्था और निवेश समिति। इन समिति के अंतर्गत उप समितियों का गठन किया गया है। कानून एवं सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति का गठन करने की बात कही गई है। आर्थिक समिति के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग जैसे विषय शामिल किए गए हैं। साथ ही दोनों देशों ने $50 अरब की लागत के वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना 60 मिलियन टन का रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसे भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के तट पर बनाया जाएगा। इसमें सऊदी अरब ऑयल कंपनी, सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक भागीदार होंगे। G20 बैठक में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया। साथ ही वैश्विक स्तर पर G20 देशों से पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक लाने की अपील की गई है। गौरतलब है कि 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। इस गठबंधन में अमेरिका, ब्राजील, इटली, बांग्लादेश आदि देश शामिल हैं। सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि जैव ईंधन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो बायोमास से प्राप्त होता है। गठबंधन का उद्देश्य जैव ईंधन को स्थायी रूप से उत्पादित करना है ताकि जैव ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ये मुख्य रूप से बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि भारत अपनी 85% से अधिक कच्चा तेल जरूरतों का आयात करता है। ऐसे में जैव ईंधन के स्थायी उत्पादन से ऊर्जा आयात बिल में भी कटौती होगी। माना जा रहा है कि यह गठबंधन विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इससे भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे पीएम जीवन योजना, सतत और गोबर धन योजना के लक्ष्य में सफलता प्राप्त होगी। फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2050 तक जैव ईंधन को 3.5 गुना से 5 गुना करने की आवश्यकता है। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो 2030 तक 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। अब तक दुनिया भर में लगभग 3,400 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। G20 बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी एक घोषणा में जलवायु संकट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर भी जोर देने का आग्रह किया है। इसे आधार बनाकर उत्सर्जन संबंधी प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए लाइसेंसिंग और फंडिंग को रोकने के लिए भी बात कही गई है। हालांकि G20 देश जीडीपी का लगभग 8%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की आबादी का लगभग 2/3 हिस्से में योगदान देते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी पेरिस समझौता के तहत की गई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने और पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना दी गई है। इसके तहत सभी देश हर 5 साल में अद्यतन राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। क्लाइमेट वॉच के अनुसार रूस और अर्जेंटीना को छोड़कर सभी G20 देशों ने दिसंबर 2020 और अप्रैल 2023 के बीच अपना पहला अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत किया था। एनडीसी के नवीनतम संस्करणों में प्रमुख उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य बताए गए हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन को 45% कम करना होगा। आपको बता दें कि एनडीसी के लक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया 43%, चीन 65%, भारत 45%, जापान 46%, दक्षिण कोरिया 40%, रूस 70% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना शामिल है। वहीं यूरोपियन यूनियन न्यूनतम 55%, ब्राजील 50%, कनाडा 40 से 45%, मैक्सिको 35%, तुर्की 41%, यूनाइटेड किंगडम 68% और अमेरिका 50 से 52% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सऊदी अरब सालाना 278 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर और अर्जेंटीना 349 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा। 2022 की यूएनईपी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के अनुसार
केवल 7 देश यानी चीन, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, रूस और ब्राजील साल 2020 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए लगभग 75% के लिए जिम्मेदार थे। यही वजह है कि उत्सर्जन संबंधी प्रतिबद्धताओं में देशों से अपने एनडीसी में 2030 के लक्ष्यों पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। साथ ही घोषणा में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन नीति ढांचे में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी और नेतृत्व का भी समर्थन करने की बात कही गई है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को दोबारा प्रयोग में ला सकने वाले बांस से बने स्ट्रॉ यानी बैम्बू बेस्ड रियूजेबल स्ट्रॉ का पेटेंट दिया गया। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने यह पेटेंट प्रदान किया। ये स्ट्रॉ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले स्थानिक बांस की प्रजाति से बनाया जाता है। इस प्रजाति का नाम शिजोस्टैचियम अंडमानिकम है। आपको बता दें कि इस प्रजाति की खोज द्वीप पर 3 साल पहले ही की जा चुकी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक बांस की इस प्रजाति की विशेषता है कि इनकी संरचना एक पतले बड़े खोखले तने के समान होती है। इसके साथ ही इसमें लंबे इंटरनोड्स होते हैं। स्थानिक बांस के तने के इंटरनोड्स की संरचना आधुनिक सिंथेटिक पीने के स्ट्रॉ के समान ही होती है। यही कारण है कि इससे आसानी से स्ट्रॉ का निर्माण किया जा सकता है। आपको बता दें कि बांस की इस प्रजाति का जर्म प्लाज्म केवल अंडमान के कुछ जंगली इलाकों में ही पाया जाता है। बांस से स्ट्रॉ बनाने से प्लास्टिक स्ट्रॉ के उपयोग को कम किया जा सकेगा। इसी के साथ अगर द्वीप के किसानों द्वारा व्यावसायिक स्तर पर इस प्रजाति का प्रयोग किया जाएगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हालांकि साल 2011 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र के धनीखरी एक्सपेरिमेंटल गार्डन कम आर्बोरेटम में बांस के स्ट्रॉ का काम शुरू किया गया था। इसके पेटेंट के लिए 2018 में आवेदन किया गया था। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एनआरआईज के लिए भुगतान प्रणाली को आसान बनाने की अनुमति दी। एनआरआईज यानी अनिवासी भारतीय बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अब बिल का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए ये यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। बीबीपीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार मध्य पूर्व के देशों में एनआरआईज की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ बीबीपीएस पहले से ही कार्यरत है। इनमें ओमान, कुवैत, यूएई और बहरीन शामिल हैं। इसके बाद अब ये ब्रिटेन में भी लागू हो रहा है। आगे चलकर कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की योजना है। इस व्यवस्था के लागू होने से ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआईज भारत में अपने परिवार के सदस्यों के बिलों का आसानी से भुगतान कर पाएंगे। अब तक एनआरआईज अपने परिवार के खातों में सिर्फ धनराशि स्थानांतरित कर पाते थे। इसके बाद परिवार के सदस्य बिल भुगतान के लिए इस राशि का प्रयोग करते थे। आपको बता दें कि बीबीपीएस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। ये एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जिसमें व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी स्थान से भुगतान कर सकता है। इसके माध्यम से बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और बीमा सहित विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। इस पहल को G20 सम्मेलन के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचारों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वैश्विक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कपास के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक भारत में बीते वर्षों में कपास की उत्पादकता में कमी देखने को मिली है। हालिया आंकड़ों के अनुसार साल 2013-14 के बाद उत्पादन और पैदावार में गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022-23 में कपास की पैदावार प्रति हेक्टेयर महज 447 किलोग्राम रह गई है। कपास की उत्पादकता में कमी आने के पीछे का कारण मुख्य रूप से पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला या पिंक बॉलवॉर्म है। इसकी खासियत यह है कि ये कीड़ा मात्र 2 हफ्ते तक जीवित रहता है, लेकिन कपास को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। ये कीट कपास के बीज कोशों पर अंडे देते हैं। इसके लार्वा बीज खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण कपास की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। साल 2014 में गुजरात में कपास के फूलों पर पिंक बॉलवॉर्म लार्वा की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मौजूदगी का पता चला। 2021 में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी पहली बार इस कीट का भारी संक्रमण देखा गया। आपको बता दें कि भारत की कुल कपड़ा खपत में कपास की हिस्सेदारी लगभग 2/3 है। साथ ही कपास बीज से बना बिनौला देश का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादित वनस्पति तेल है। गौरतलब है कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर सरसों और सोयाबीन है। साल 2022 के डेटा के अनुसार कपास उत्पादन के मामले में भारत पहले, चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। वहीं उपभोग और निर्यात के मामले में भारत क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है।
दूसरी तरफ 2022-23 में कपास उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये तीन राज्य देश में लगभग 65% कपास का उत्पादन करते हैं। हाल ही में इजराइल के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक मानव भ्रूण को विकसित किया है। इस मानव भ्रूण को शुक्राणु के बिना ही विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स के मिश्रण से इस भ्रूण का निर्माण किया है। हालांकि प्रयोगशाला में बने इस भ्रूण का प्रयोग गर्भधारण के लिए नहीं किया जा सकता है। ये मॉडल केवल भ्रूण विकास के प्रारंभिक चरणों का अध्ययन करने के लिए है। असल में वैज्ञानिकों के लिए भ्रूण के विकास के शुरुआती चरणों पर नैतिक रूप से शोध करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने के बाद इसका अध्ययन करना बेहद जटिल होता है। मौजूदा समय में विभिन्न प्रयोगशाला मॉडलों या दान किए गए भ्रूणों में इन प्रारंभिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जा रहा है। इस शोध की सहायता से आनुवंशिक और विरासत में मिली बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। साथ ही भ्रूण में किसी प्रकार के जन्म दोष का शुरुआती समय में ही पता लगाना संभव होगा। इस शोध के जरिए भ्रूण के आनुवंशिक कोड गर्भाशय में प्रत्यारोपित इन विट्रो निषेचन की प्रक्रिया को समझने में सहायता प्राप्त होगी। वैज्ञानिकों ने इसे 14 दिन पुराने मानव भ्रूण के सबसे संपूर्ण मॉडलों में से एक बताया है। 14 दिन की समय अवधि इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दौरान भ्रूण स्वाभाविक रूप से आरोपण समाप्त कर लेता है। इस समय अवधि के बाद भ्रूण का विभाजन संभव नहीं होता है। ये समय सीमा पहली बार 1979 में यूनाइटेड किंगडम में एक समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जब पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन के जन्म के बाद दिखाया गया था कि भ्रूण को प्रयोगशालाओं में जीवित रखा जा सकता है। हाल ही में केरल के कोझिकोड में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। निपा वायरस संक्रमण को इसका कारण बताया जा रहा है। 2 और लोगों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। केरल में 2018 के बाद निपा वायरस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी निपा वायरस के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि भारत में सबसे पहले इस वायरस का प्रकोप साल 2001 में सामने आया था। दरअसल निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, यानी इसका अर्थ है कि यह संक्रमित जानवरों या दूषित भोजन के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। बुखार, सरदर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई और उल्टी आदि इसके लक्षण हैं। गंभीर मामलों में एंसेफेलाइटिस की समस्या हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि निपा वायरस कोविड-19 वायरस जितना तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन ये अधिक घातक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपाह की अनुमानित वैश्विक मृत्यु दर करीब 40 से 75% है। मनुष्यों में निपा वायरस का पहला मामला साल 1999 में मलेशिया में दर्ज किया गया था। इस वायरस का नाम मलेशिया के उस गांव से लिया गया है जहां इस बीमारी की सबसे पहले पुष्टि की गई थी। इस वायरस का प्रकोप अधिकतर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में देखा गया है। इनमें बांग्लादेश, भारत, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में IISc's यानी भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर से निपटने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। ये नवीन तकनीक विशेष रूप से ठोस ट्यूमर समूह बनाने वाली कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देगी। इस तकनीक में हाइब्रिड नैनो कणों का उपयोग करके कैंसर का इलाज किया जाएगा। दरअसल इन नवीन तकनीक में सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कणों का विकास किया गया है। इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जा सकता है और ऊष्मा का उपयोग करके इन्हें नष्ट किया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इन कणों में फोटोथर्मल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फोटोकॉस्टिक गुण होते हैं। जब इन हाइब्रिड नैनो कणों पर प्रकाश डाला जाता है तो नैनो कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और इससे ये गर्मी उत्पन्न करते हैं और इनमें कैंसर कोशिकाओं को मारने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये नैनो कण एकल ऑक्सीजन परमाणु भी उत्पन्न करते हैं जो कोशिकाओं के लिए विषैले होते हैं। फोटोकॉस्टिक गुण होने के कारण ये प्रकाश को अवशोषित करके अल्ट्रासाउंड तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। नैनो कणों की विशेषता CT और MRI स्कैन जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में बेहतर रिजोल्यूशन प्रदान करती है। गौरतलब है कि पहले विकसित नैनोकण आकार में बड़े थे, जिसके कारण इनका प्रयोग सीमित था। वर्तमान में विकसित हाइब्रिड नैनोकण आकार में 8 नैनोमीटर से कम होते हैं और छोटा आकार होने के कारण ये आसानी से ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं और ट्यूमर तक पहुंच सकते हैं। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशालाओं में फेफड़ों के कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सेल लाइनों पर नैनोकणों का परीक्षण किया है। हालांकि मानव रोगियों में इन नैनोकणों का प्रयोग करने के लिए आगे के शोध और नैदानिक परीक्षण आवश्यक है।
आपको बता दें कि एक अध्ययन के अनुसार साल 2025 तक भारत में कैंसर के मामले 29.8 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। भारत में कुल कैंसर रोग का 40% से अधिक कैंसर फेफड़े, स्तन, मुंह, पेट, यकृत और गर्भाशय ग्रीवा में होता है। ऐसे में इस तकनीक के प्रयोग से कैंसर रोगियों की संख्या में कमी की जा सकेगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख फैसले भी लिए गए। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 3 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया। पहले के तहत स्वास्थ्य आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण करना तय किया गया है। दूसरी प्राथमिकता महामारी के दौरान टीकों, निदानों और उपचारों की समान उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान के साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। वहीं तीसरी प्राथमिकता के तौर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच बनाने की योजना है। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य कार्यबल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आगे की योजना निर्धारित की गई। आगामी वर्षों में महामारी से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। G20 समूह ने टीबी और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने की रणनीति पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया गया। डिजिटल स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है। इसमें 4 मूलभूत स्तंभों के माध्यम से किसी भी देश की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पहले स्तंभ के तौर पर ट्रैकर की सहायता से डेटा दर्ज किए जाएंगे। वहीं दूसरे स्तर पर हर देश का अपना रिसोर्स पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी डेटा मौजूद होंगे। वहीं तीसरे स्तर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स की स्थापना की जाएगी। चौथे और आखिरी स्तर पर जानकारी एकत्र करना और साथ ही आपस में उसका आदान प्रदान करना शामिल है। हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कैंसर से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि आहार, जीवन शैली और पर्यावरण में बदलाव के कारण कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें 50 वर्ष से कम उम्र के वयस्क वैश्विक स्तर पर इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। असल में 29 प्रकार के कैंसर के लिए करीब 204 देशों में अध्ययन किया गया है। अध्ययन के मुताबिक 1990 से लेकर 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर प्रारंभिक कैंसर के मामलों में करीब 79.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही कैंसर के कारण होने वाली मौतों में लगभग 27.7% की बढ़ोतरी हुई है। रेड मीट, शराब का सेवन और तंबाकू का उपयोग प्रारंभिक शुरुआत वाले कैंसर के मुख्य कारक माने जा रहे हैं। मौजूदा समय में कैंसर 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में अधिक प्रचलित है। आपको बता दें कि सबसे अधिक स्तन कैंसर के नए मामलों और मौतों में वृद्धि देखी गई। वहीं भारत की बात करें तो देश में प्रतिवर्ष कैंसर के मामलों में असामान्य वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में 2025 तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख होने का अनुमान है। आपको बताते चलें कि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में 4 फरवरी को वैश्विक कैंसर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ओडिशा के जेल निदेशालय ने राज्य सरकार के सामने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के तहत विचाराधीन कैदियों के टखनों या एड़ियों में जीपीएस सक्षम ट्रैकिंग उपकरण लगाने के लिए कहा गया है। प्रस्ताव में ऐसे विचाराधीन कैदियों को डिवाइस से लैस करने का सुझाव दिया गया है जिन पर गैर जघन्य अपराधों का आरोप लगा है। इसका उद्देश्य ऐसे कैदियों को सामान्य जीवन जीने के लिए जेल से मुक्त करना है। इसका अंतिम लक्ष्य जेलों में भीड़ भाड़ को कम करना है। आपको बता दें कि अगर ये प्रस्ताव अमल में लाया जाता है तो ये देश में इस तरह की पहली नीति होगी। ये उपकरण कैदी की सहमति से लगाए जाएंगे। इसके लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी। उपकरण की मदद से जेल से मुक्त होने पर पुलिस और जेल अधिकारी विचाराधीन कैदी की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। साथ ही इन ट्रैकर में यदि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में अलार्म के माध्यम से सूचना पहुंच जाएगी। वर्तमान में जेल के अंदर प्रत्येक विचाराधीन कैदी पर हर साल लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में ये उपकरण लागत प्रभावी साबित हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है। इसके मुताबिक 2019 से 2021 तक जेलों में कैदियों की संख्या लगभग 120 से 130% हो गई है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस उपकरण के प्रयोग को गोपनीयता का उल्लंघन बताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पहले से ही कैदियों में निगरानी उपकरण लगाए जाते हैं। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर।
इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा की गई है। दूसरा कथन, इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। और तीसरा कथन, इस कॉरिडोर में रेल लिंक, बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल शामिल होंगे। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, G7 समूह की बैठक के दौरान इसका गठन किया गया है। कथन 2, इसके तहत पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक लाने की अपील की गई है। और कथन 3, इसमें भारत, अमेरिका, ब्राजील, इटली, बांग्लादेश, सिंगापुर शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये व्यवस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है। दूसरा कथन, ये एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। तीसरा कथन, इसमें व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी स्थान से भुगतान कर सकता है। और चौथा कथन, इसके माध्यम से बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और बीमा सहित विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी सभी 4। अगला सवाल, निपाह वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मनुष्यों में निपाह वायरस का पहला मामला साल 2000 में मलेशिया में दर्ज किया गया था। दूसरा कथन, इस वायरस का नाम केरल के एक गांव के नाम पर रखा गया है। और तीसरा कथन, निपाह वायरस कोविड-19 वायरस जितनी तेजी से नहीं फैलता है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, शिजोस्टैचियम अंडमानिकम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक प्रकार की फूल की प्रजाति है। कथन 2, ये प्रजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कथन 3, इसका उपयोग मुख्य तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा आर्थिक आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में उपभोक्ता भावनाओं में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि जनवरी 2023 से हर महीने उपभोक्ता भावनाएं बढ़ रही थी। जनवरी 2023 से जुलाई महीने के बीच भारत में उपभोक्ता भावनाओं में औसत मासिक वृद्धि करीब 2.6% थी। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 7% से अधिक थी। साथ ही ग्रामीण भारत में निम्न आय के कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति का उच्च स्तर कायम है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूची में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा और तीसरा स्थान महाराष्ट्र के ठाणे शहर ने प्राप्त किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों का मूल्यांकन 8 प्रमुख बिंदुओं पर किया जाता है। इनमें बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाने पर नियंत्रण, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस कचरे से धूल, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, सार्वजनिक जागरूकता और PM10 एकाग्रता में सुधार शामिल हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन से हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल उच्च तापमान ही खतरा नहीं है, बल्कि इसके कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभाव भी उतने ही खतरनाक हैं। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण में कई प्रदूषक शामिल होते हैं, जिनमें से एक है ओजोन यानी O3। हालिया रिपोर्ट में प्रदूषक तत्वों में ओजोन की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओजोन के दुष्प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक ओजोन की अधिक मात्रा से भारत और चीन में गेहूं और सोयाबीन की उपज में
करीब 15 से 30% तक का नुकसान दर्ज किया गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर ओजोन की वजह से फसल का नुकसान औसतन 4.4 से लेकर 12.4% हुआ है। हाल ही में दक्षिण वायनाड वन प्रभाग में पहला हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का नेतृत्व कालीकट विश्वविद्यालय और केरल वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में कुल 126 प्रजातियों की पहचान की गई है। इनमें से 67 प्रजातियां सरीसृपों की और 59 प्रजातियां उभयचरों की हैं, जिनमें से 21 सरीसृप और 48 उभयचर पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियां हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में सभी को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला और हर गाँव, हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा। ये अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण 3 को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना डिजिटलीकरण का उपयोग करके न्याय तक पहुंच को आसान बनाती है। हालांकि ई-कोर्ट परियोजना साल 2007 से कार्यान्वयन में है। इसका दूसरा चरण साल 2023 में समाप्त हो गया है। परियोजना का तीसरा चरण पहुंच और समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ये चरण न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित करेगा, जो न्यायालयों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और पेपरलेस इंटरफेस प्रदान करेगा। साथ ही ये प्रणाली अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी होने के कारण न्याय व्यवस्था को अधिक आसान बनाएगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नामक परियोजना की शुरुआत की गई। परियोजना गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाती है। ये वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य सभी विधानसभाओं के कार्य को पारदर्शी बनाना है। आपको बता दें कि अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने इस परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही 9 विधानमंडल पूरी तरह से डिजिटल संदर्भों में परिवर्तित हो गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक की। बैठक में भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें होराइजन 2047 रोड मैप, हिंद प्रशांत रोड मैप के परिणामों पर भी चर्चा हुई। रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, परमाणु रक्षा, डिजिटल सार्वजनिक संरचना, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को भी चर्चा का विषय बनाया गया। हाल ही में गूगल क्लाउड ने सर्टेन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना है। आपको बता दें कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हिस्सा है, जो साइबर सुरक्षा खतरों, हैकिंग और अन्य साइबर संबंधी मुद्दों से निपटान करता है। प्रशिक्षण में अधिकारियों की साइबर फोर्स को जनरेटर एआई के उपयोग करने के तरीकों को सिखाया जाएगा। ये साथ ही देश भर में भारतीयों के लिए नई सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। जनरेटर एआई एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नए मूल कंटेंट या डेटा का सृजन किया जाता है। इसका उपयोग करके विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाई जा सकती है। हाल ही में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 10 दिनों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी द्वारा किया गया। मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगरों को शामिल किया गया है। इस पहल की शुरुआत 2022 में हुई थी और ये अब तक का 7वां आयोजन है। इस आयोजन में देश भर के नियमित दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा और पैकेज्ड फूड आदि को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आयोजन वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 के दौरान ये कार्यक्रम देश के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें दोनों देशों में कई क्षेत्रों में सहयोग करने की बात की गई है। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, हाइड्रोजन और भंडारण के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश करेंगे। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने पर कार्य करेंगे। इस समझौता ज्ञापन से भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी विकसित होगी। साथ ही सऊदी अरब जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली में बदलाव के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया।
इसका आयोजन खाद्य और कृषि संगठन और रोम की खाद्य और कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय द्वारा किया गया। भारत ने पहली बार संगोष्ठी की मेजबानी की थी। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। इसमें 80 से अधिक देशों के प्रख्यात वैज्ञानिकों और किसानों ने भाग लिया। संगोष्ठी में कृषि जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।